अभी तो 23 में चुनाव है। नागालैंड में जिस तरह से 14 लोग की जो हत्या हुई थी असम राइफल्स द्वारा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट में चारों तरफ अशांति पैदा की है, वहाँ पर काफ़ी आक्रोश है। त्रिपुरा में हम लोग अभी जो है फिर से संगठन का नींव बिछाने के लिए जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उस पर काम कर रहे हैं। उसी तरह से त्रिपुरा और नागालैंड और सिक्किम में मेहनत बहुत करने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज़ है कि पूर्वोत्तर भारत में जो है सब लोग नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बांटने वाली राजनीति से, और कहीं पर दूर दूर तक विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। अब सरसों तेल प्लेट से गायब हो गया, सिर्फ कान में डालने लायक छोड़ दिया है। ये स्थिति है मोदी जी का, प्लेट से गायब, कान में डालिए और नाक में डालिए, इतना ही छोड़। जिस तरीके से लगातार प्रसार कर रही है अपना, पूर्वोत्तर के तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर टीएमसी का अच्छा हो गया, अब कांग्रेस किस तरीके से रोकेगी अपने नेताओं को टीएमसी में जाने से? देखिए, टीएमसी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से बी टीम है। अभिषेक बैनर्जी के ऊपर कार्रवाई बंद हो गई, आपने देखा होगा ना। ये सेटिंग है टीएमसी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों भारतीय जनता, इस देश की जनता को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। टीएमसी को जो पैसे कहाँ से मिल रहा है, प्रशांत किशोर कहाँ से पैसे कमा रहा है, किस तरह से जो है मोदी जी का पूरा सेटिंग पर काम कर रहा है प्रशांत किशोर, तो ये देश की जनता, इवन गोवा में भी लोग को समझ में आ रहा है। हाल में अभी बीजेपी से एक विधायक कांग्रेस में शामिल हुआ है गोवा में। मुझे लगता है कि धीरे जैसे चुनाव के डेट पास आते जाएंगे तो उसी तरह से आपको एक बड़ा बदलाव को दिखाई देगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अब पब्लिक समझ गई है ममता बनर्जी का गेम क्या है। वो पूरी तरह से मोदी जी के बी टीम है, राजनीति में भी और हर चीज़ में, व्यवहार तरीके जो भी हो। तो इसलिए अब पूर्वोत्तर के लोग को पहले मालूम नहीं था, अब जो उतने उस उम्मीद से और उस आशा से जोड़ नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में अब धीरे धीरे जो है उनका मोह भंग हो रहा है। और आप ये बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग गए थे नॉर्थ ईस्ट में वो वापस टीएमसी से काफ़ी लोग वापस आएंगे। त्रिपुरा में जाऊंगा अगले, हो सकता है 27-28 को, तो जो टीएमसी में कुछ लोग गए थे उनको वापस लाना भी है। नागालैंड में तो कोई गया नहीं, लेकिन बाकी प्रदेश में भी जो है, मेघालय में मुझे खबर है कि वो वापस आना चाहते हैं। हमारा सिर्फ यही कहना है कि ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम है, ये स्पष्ट है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी। और गोवा में कैसे देखते हैं आप टीएमसी को? क्या लगता है कि कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं, नुकसान पहुंचाने के लिए तो बीजेपी ने टीएमसी को खड़ा किया है, लेकिन पब्लिक इतनी जो है ना समझ नहीं है। पब्लिक को जो है ममता बनर्जी का खेल समझ में आ रहा है, प्रशांत किशोर का। वो तो मोदी जी के लिए पहले काम कर रहे थे, अब अभी भी काम कर रहे हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। पंजाब के गुरुद्वारों में बेअदबी और लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट ने पंजाब सरकार से लेकर गृह मंत्रालय तक की चिंता बढ़ा दी है। सभी अनुमान लगा रहे हैं कि पंजाब चुनाव से पहले वातावरण खराब करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन इसी बीच कोर्ट विस्फोट पर पंजाब पुलिस और एनआईए जांच के बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए पंजाब सरकार को ही फटकार लगा दी। दिल्ली के सीएम ने अमृतसर में कहा कि पहले बेअदबी और अब लुधियाना में विस्फोट चुनाव से पहले शांति भंग करने की साजिश लगती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बेअदबी का इंसिडेंट हुआ था, जब सबसे बड़े एक तरह से आस्था के स्थान में बेअदबी का मामला हुआ था, और उसके चंद दिन के बाद ही अब ये ब्लास्ट हो गया। तो सब लोगों को लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि ये ठीक चुनाव के पहले इस किस्म के जो वाक़ये हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ज़रूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं। साथ ही केजरीवाल ने पंजाब सरकार को कमजोर सरकार करार देते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर पंजाब की शांति भंग करने वालों को सजा देने की बात कही कि आज पंजाब में एक बहुत कमज़ोर सरकार है, चन्नी सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है, और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। तो कैसे पंजाब को आज एक स्थिर, ईमानदार और सशक्त मजबूत सरकार चाहिए जो कि ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। गौरतलब है कि लुधियाना की एक अदालत में गुरुवार दोपहर एक विस्फोट हुआ था, जिसमें एक की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि मुख्य संदिग्ध वो है जो विस्फोट में मारा गया है, जिसके बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बाद अब आयकर विभाग की टीम ने कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आवास और ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी और फर्जी इनवॉइस बरामद हुई हैं, जिसे देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। छापेमारी के बाद आयकर विभाग की टीम को 100 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान इतना कैश बरामद हुआ जिसको गिनने के लिए अधिकारियों को छापेमारी के दौरान नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। छापेमारी को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर सपा पर तीखा हमला करते हुए लिखा, समाजवादियों का नारा है जनता का पैसा हमारा है। संबित पात्रा ने आगे अपने ट्वीट में लिखा, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहाँ जीएसटी के छापे में बरामद 100 से ज्यादा करोड़ कौन से समाजवाद की काली कमाई है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान विभाग को 86 करोड़ की अघोषित आय का पता चला था। 4 दिन तक चली छापेमारी के बाद जारी बयान में बताया गया कि लखनऊ, कोलकाता, बेंगलुरु और एनसीआर के 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डेटा को भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि पिछले महीने 9 नवंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में इत्र कारोबारी द्वारा बनाए गए समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग की छापेमारी पर अखिलेश यादव पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली वाले प्रकोष्ठ हैं, उसमें एक है आईटी प्रकोष्ठ, एक सीबीआई प्रकोष्ठ, एक है ईडी प्रकोष्ठ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और इन्हें हार सताएगी तो ये दिल्ली वाले और आएंगे यूपी में, हम समाजवादी लोग हैं, ये घबराने वाले लोग नहीं हैं। और याद रखना, जो डर गया सो मर गया। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा में राजनीतिक बयानबाजी और घमासान लगातार जारी है और अब समाजवादी पार्टी के इत्र बनाने वाले कारोबारी के यहाँ पड़े छापे और कैश बरामदगी को लेकर भी आने वाले दिनों में राजनीतिक घमासान मचना तय माना जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही क्रिसमस और नए साल को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़ ने डॉक्टरों से लेकर तमाम सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। देश में ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को रोकने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 25 दिसंबर की रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर दी। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी ओमिक्रॉन से लड़ने को लेकर अहम फैसला लेते हुए 5 हफ्ते बाद फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राज्य की जनता के नाम संदेश में बताया कि नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीज और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका के बीच पंचायत चुनाव टलने के आसार बनते दिख रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की राय है कि पंचायत चुनाव टाल देना चाहिए। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता, और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए।
कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शादी विवाह जैसे सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ ज्यादा से ज्यादा 200 लोग की अनुमति होगी। साथ ही देश के किसी भी राज्य से यूपी की सीमा में आने वाले हर किसी की ट्रेसिंग और टेस्टिंग की जाएगी। वहीं देश में ओमिक्रॉन की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अहम बैठक की और स्थिति और तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में सतर्क और सावधान रहने की हिदायत दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि निचले स्तर तक हेल्थ सिस्टम की पूरी तरह से जांच की जाए ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना किया जा सके। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में उमड़ रही भीड़ के वीडियो को देखते हुए नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि इस भीड़ की वजह से कोरोना महामारी का विस्फोट हो सकता है, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है। बता दें कि दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में उमड़ी भीड़ को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिछले दिनों अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और हाईकमान पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली तलब किया गया, जहां उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी आला नेताओं के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात की। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रावत के सुर बदले बदले नजर आए। मैंने देहरादून में भी कहा था कि कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। तो हमको तो हमने कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड के लिए अपनी जिंदगी को लुटाएंगे, यही। वहीं प्रदेश में सीएम के चेहरे पर चल रहे खींचतान के बीच उत्तराखंड चुनाव लीड करने की भी जानकारी दे दी। दिल से प्यारा है सब लोग, जो है हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का हम पालन। रावत साहब, यानी चेहरा आप होंगे, सीएम बाद में तय होगा, ये हो गया चेहरा आप चुनाव में। आप डिस्टर्ब न करिए। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है, और लीड करूंगा और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। ये आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले हरीश रावत के तेवरों ने कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी थी, जब उन्होंने लगातार कई ट्वीट कर संगठन के मोर्चे पर असहयोग और नकारात्मक रुख पर हमला बोला था। साथ ही चुनाव प्रचार की रणनीति तय करने में फ्री हैंड नहीं मिलने का इशारा कर पार्टी को निशाने पर लिया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.